डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि डायबिटीज़ में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और इसका बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो आज बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी की। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? डायबिटीज़ या ब्लड शुगर में जो नर्व डैमेज होता है, अगर वो नर्व डैमेज सीवियर होने लगेगा तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स आएंगे, जिसको कंबाइंडली हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक द्वारा नर्व डैमेज कहते हैं। तो क्या रिस्क फैक्टर होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के? तो सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो है वो है पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। अगर किसी का शुगर जो है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, उसका फास्टिंग पीपी बढ़ा रहता है, HbA1c मोर देन 8 चल रहा है, तो उसको रिस्क ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी होना बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, जितना ज़्यादा डायबिटीज़ का ड्यूरेशन होगा उतना रिस्क ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी ज़्यादा होगा। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन, प्रेजेंस ऑफ स्मोकिंग, एल्कोहल इनटेक, ये अगर होगा तो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी का रिस्क डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होगा। इसके अलावा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बात हो गई क्या रिस्क फैक्टर होते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के। उसके बाद में बात करेंगे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं और क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो बेसिकली होता क्या है, जब ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होगा, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया बॉडी में रहेगा, तो ये एक इन्फ्लामेशन जनरेट करेगा, एक इन्फ्लामेशन स्टार्ट करेगा। तो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल से इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, जिसके कारण से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और नर्व डैमेज शुरू होगा। तो सबसे पहले जो हमारी माइलिन शीथ होती है, जो नर्व की माइलिन शीथ होती है, उसका डैमेज होगा, साथ साथ में एक्सोन का डैमेज भी होने लगता है। इसके अलावा डायबिटीज, अगर ब्लड शुगर बहुत हाई है तो उसके कारण से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण से जो नर्व की सिग्नलिंग है, नर्व का जो पाथवे है, वो भी हैम्पर होगा, तो नर्व का डिस्फंक्शन होगा। इसके अलावा अगर क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया बॉडी में रह रहा है तो वो क्या करेगा, जो बेसिकली माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोपैथी, एक डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं पतली पतली, जो कि नर्व को सप्लाई करे, जिनको हम वासा वेसोरम कहते हैं, उनमें क्लॉटिंग होने का रिस्क होगा, उनमें थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क होगा, उनकी नैरोइंग होगी, जिसके कारण से जो नर्व को ब्लड सप्लाई जा रही है वो हैम्पर होगी, नर्व को ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचेगी, जिसके कारण से नर्व डैमेज होगा और न्यूरोपैथी होगी। तो ये बात होगी कैसे डायबिटीज न्यूरोपैथी कॉज करती है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो डायबिटीज जो है वो नर्व को कई पैटर्न से अफेक्ट कर सकती है। मोस्ट कॉमन जो पैटर्न होता है वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, जिसमें कि ग्लव्स और स्टॉकिंग टाइप की न्यूरोपैथी मिलती है, कि जो हमारे पैर है उसमें डिस्टल पार्ट अफेक्ट होगा, नीचे सबसे पैरों से स्टार्ट होगी, डिस्टल पार्ट अफेक्ट होगा, और साथ में हाथ अफेक्ट होंगे, जो भी डिस्टल ही ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो ग्लव्स एंड स्टॉकिंग्स टाइप की न्यूरोपैथी देखने को मिलती है डायबिटीज में, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। सेकंड, डायबिटीज में हमारी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, जिसमें कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होना, स्वेटिंग कम होना, गैस्ट्रोपैरासिस होना, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो होना, तो ये सारे सिम्टम्स ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के हो सकते हैं। इसके अलावा मोनोन्यूरोपैथी टाइप का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जिसमें कि फुट ड्रॉप मिल सकता है, रिस्ट ड्रॉप हो सकता है, डायबिटिक थर्ड नर्व पैल्सी होती है, केनियम नर्व इन्वॉल्वमेंट, डायबिटीज़ के कारण से बेल्स पैल्सी का रिस्क बढ़ जाता है, तो मोनोन्यूरोपैथी टाइप का भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ में कई बार हो सकती है, जिसको हम डायबिटिक एमायोट्रॉफी बोलते हैं, जिसमें कि प्रॉक्सिमल पेन होगा थाई के पास, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी, जिसके कारण से डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम स्क्वेटिंग पोजीशन हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकता है स्टीयरिंग अप में, स्टीयरिंग डाउन में। तो प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी टाइप का भी प्रेजेंटेशन डायबिटीज़ में देखने को मिल सकता है। तो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी कई तरह से प्रेजेंट कर सकती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो अगर मोटर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसके कारण से वीकनेस हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग हो सकता है, चप्पल पैर से निकल जाएगी, स्लिपेज ऑफ स्लीपर हो सकता है, स्लीपर होल्डिंग में दिक्कत होने लगती है, हाथों की ग्रिप वीक हो जाती है, जिसके कारण से हाथों से कोई चीज़ें छूट भी सकती हैं। तो डिस्टल न्यूरोपैथी ज़्यादा होती है तो मोटर वीकनेस में ग्रिप वीकनेस हो सकती है, हाथों से कोई चीज़ छूट सकती है, स्लीपेज ऑफ स्लीपर हो सकता है, स्लीपर होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है। तो मोटर न्यूरोपैथी इस तरह से प्रेजेंट करती है। सेंसरी न्यूरोपैथी अगर हो रही है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, पैरास्थीसियाज हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं पैरों में। कई बार पेशेंट कहता है कि जब वो चलता है ऐसे लगता है कई बार कि जैसे वो आग पे चल रहा है, जलन हो रही है,
या फिर कई बार ऐसा फील होता है जैसे वो कॉटन पे चल रहा है, कॉटन पे मूव कर रहा है, इस तरह की फीलिंग होती है। बर्निंग सेंसेशन, पेन सेंसेशन हो सकते हैं, नमनेस, नेगेटिव सिम्टम्स में नमनेस भी हो सकती है। तो सेंसरी अगर न्यूरोपैथी तो नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरास्थीसिया, बर्निंग सेंसेशन, कॉटन वुल सेंसेशन, तो इस तरह के सेंसेशन भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है तो उसमें आपका गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकती है, इंक्रीज स्वेटिंग हो सकती है, डिक्रीज स्वेटिंग हो सकती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन या पोस्चरल डिजीनेस, ब्लैकआउट हो सकते हैं। इसके अलावा आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है और यूरिनरी डिफिकल्टीज भी देखने को आपको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के कारण से हो सकती है। इसके अलावा अगर फोकल न्यूरोपैथी हो रही है, मोनोन्यूरोपैथी हो रही है, तो उसमें फुट ड्रॉप लाइक प्रेजेंटेशन हो सकता है, रिच ड्रॉप लाइक प्रेजेंटेशन हो सकता है, डायबिटिक थर्नर पैल्सी हो सकती है, इसमें कि डबल विजन हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, और आपका फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी, इसमें फेशियल डेविएशन हो सकता है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन भी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिल सकता है। अगर प्रॉक्सिमल वीकनेस मिल रही है कि थाई पे पेन है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है, डिफिकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम स्क्वेटिंग हो रहा है, इसके अलावा स्टेयरिंग पे दिक्कत हो रही है, तो डायबिटिक एमायोट्रोफी का भी प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब एग्जामिनेशन पे क्या फाइंडिंग मिलेगी, हम जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो हमें लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस मिलता है, लॉस ऑफ पोजीशन सेंस मिलेगा, सेंसरी लॉस मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको एंकल रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा न्यूरोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में, और नी रिफ्लेक्स जो होगा वो हमारा प्रेजेंट होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी जिसमें मोनोफिलामेंट टेस्ट भी हम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पर से हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करते हैं जिसमें कि हमें एक्सोनल टाइप का पैटर्न मिल सकता है या समटाइम्स डीमाइलिनेटिंग टाइप का पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। अगर मोनोन्यूरोपैथी है तो मोनोन्यूरोपैथी का पैटर्न मिलेगा, अगर एमायोट्रोफी है तो प्रॉक्सिमल नर्व इन्वॉल्वमेंट का पैटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है। तो नर्व कंडक्शन स्टडीज जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोस करने के लिए कि क्या सिवियरिटी है डिजीज़ की, और प्रोग्रेशन देखने के लिए भी वो टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम क्वांटिटेटिव नर्व, सेंसरी नर्व टेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप हमने जो जनरल एग्जामिनेशन वगैरह किया वो इसका पार्ट होता है। तो इस तरह से हम डायबिटिक न्यूरोपैथी को जो है डायग्नोस करते हैं। तो नर्व कंडक्शन टेस्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टूल है डायग्नोसिस मेकिंग के लिए। ठीक है, डायग्नोसिस के बाद में बात आती है मैनेजमेंट कैसे करेंगे अगर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का सबसे पहले मैनेजमेंट आता है बेटर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। तो टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटिक न्यूरोपैथी के कंट्रोल में। तो ब्लड शुगर को टाइट कंट्रोल करना है, HbA1c को हमारा जो टारगेट है वो <7 होना चाहिए। तो एक अच्छे बेटर शुगर कंट्रोल से डायबिटिक न्यूरोपैथी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आते हैं जिसमें कि हमें पेन मैनेजमेंट बेसिकली करना होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, जिसमें कि प्रिगावालिन का ऑप्शन होता है हमारे पास, जिसकी डोज 75 मिलीग्राम पर डे से हम यूजुअली बेड टाइम शुरू करते हैं, डिपेंड करेगा टॉलरेबिलिटी कैसी है पेशेंट की, और ग्रेजुअली हम 150 या 300 तक जा सकते हैं। इसके अलावा डुलॉक्सिटीन एक अच्छा ऑप्शन होता है। डुलॉक्सिटीन को हम 30 mg या 20 mg से शुरू करके ग्रेजुअली टाइट्रेट करके 60 mg पर डे तक हम लेके जा सकते हैं। एमिट्रिप्टिलिन भी यूज़ किया जा सकता है, नॉर्टिप्टिलिन भी यूज़ किया जा सकता है, आइदर इन कॉम्बिनेशन और इन अलोन। इसके अलावा गाबापेंटीन भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो हम सप्लीमेंट्स के द्वारा भी डायबिटिक न्यूरोपैथी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर साथ में विटामिन B12 डेफिशिएंसीज है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट या स्ट्रेस फैक्टर के लिए अवेलेबल, लाइक अल्फा लाइपोइक एसिड का भी रोल बताया जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के मैनेजमेंट में। विटामिन B12 हो गया, इसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हो गया, इन सब का भी रोल सप्लीमेंट की तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी में मैनेजमेंट में होता है। इसके अलावा आती है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि सबसे जरूरी है फुट केयर। हमें फुट का ध्यान रखना होता है कि फुट पे कोई घाव ना हो, क्योंकि घाव अगर होगा उसकी वुंड की हीलिंग पुअर हो जाएगी न्यूरोपैथी के कारण, या न्यूरोपैथी के रिस्क को वो बढ़ा देगा। तो हमें केयर करनी होती है। तो बेटर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ विद पेन मैनेजमेंट विद बेटर फुट केयर। इसके अलावा अगर आपको हाइपरलिपिडीमिया है, BP है, तो उसके ट्रीटमेंट को कंट्रोल करना है। स्मोकिंग अगर एल्कोहल है तो उसको स्टॉप करना है। तो इससे भी हम डायबिटिक न्यूरोपैथी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है डायबिटिक न्यूरोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है फुट अल्सर, कि अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है पेशेंट को पता नहीं चला तो एक तो अल्सर बनने का रिस्क बहुत ज़्यादा है और उस अल्सर की हीलिंग भी पुअर होती है।
इसके अलावा बर्न की चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपने गर्म पानी से आप नहा रहे हैं या आप यूज़ कर रहे हैं, आपने पानी छू के नहीं देखा, तो उससे बर्निंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप जाड़ों में खासकर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं, वार्मिंग कर रहे हैं या हाथों की सिकाई कर रहे हैं, तो उससे भी बर्निंग का रिस्क बढ़ सकता है। तो बर्निंग का रिस्क बढ़ जाता है न्यूरोपैथी से, फुट अल्सर होने का रिस्क बढ़ जाता है, फुट इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। तो फुट की केयर बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह करें आप, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में एक्सरसाइजेस, रिहैब, बाकी आपके जो रिस्क है उनका मैनेजमेंट, और साथ में फुट की केयर बहुत ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे फुट अल्सर हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार जॉइंट स्टिफनेस वगैरह या जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फॉल की टेंडेंसी बढ़ जाती है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज डायबिटिक न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, और ये प्रिवेंटेबल है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में हम 7-8 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है HbA1c कंट्रोल। तो सबसे पहले जो हमारा HbA1c कंट्रोल है या ब्लड शुगर लेवल है, वो हमें लेस देन 7 टारगेट HbA1c को रखना है। तो अगर हम HbA1c को अपने टारगेट रखेंगे, बेटर कंट्रोल रखेंगे, तो हम काफ़ी हद तक डायबिटिक न्यूरोपैथी को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है, तो पहली बात आ गई ये, फिर आ गया डायबिटिक हेल्दी डाइट। हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है, डायबिटिक डाइट लेनी है। इसमें क्या हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है, लाइक शुगर हो गए, हमारे प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड हो गए, इसके अलावा रिफाइंड आइटम्स हो गए, वो हमें टोटली अवॉइड करने हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, इसके अलावा दालें हो गई, पल्सेज हो गई, लेग्यूम्स हो गए, उनका हमें सेवन बढ़ाना है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ों को कम करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट को हमें बढ़ाना है। उससे हम एक अच्छी डायबिटिक डाइट लेके डायबिटिक न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड इज द क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का रिस्क बढ़ाता है। क्यों? स्मोकिंग जो है वो माइक्रो वेसल्स में थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ाती है, जिसके कारण से माइक्रोवेस्कुलर डैमेज होता है, जिसके कारण से जो ब्लड सप्लाई है नर्व की वो हैम्पर होती है और डायबिटिक न्यूरोपैथी का रिस्क बढ़ा जाता है। तो स्मोकिंग को कंट्रोल करके, क्विट करके आप डायबिटिक न्यूरोपैथी के रिस्क को इन डायबिटीज कम कर सकते हैं। फोर्थ इज द फुट केयर। अगर आपको डायबिटिक है तो आपको फुट की केयर करनी है। उसमें क्या है, आपको इंस्पेक्शन करना है डेली फुट का कि कोई इंजरी तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, कोई एब्रेजन तो नहीं है। अगर है तो उसकी एज अर्ली एज आपको केयर करनी है, उसको ठीक करना है। उसके बाद में आपको कभी भी नंगे पैर नहीं चलना, बेयर फुट नहीं चलना है। जो भी आप फुटवियर पहने वो सॉफ्ट हो, वो कंफर्टेबल फुटवियर होना चाहिए, टाइट फुटवियर आपको नहीं पहनना है। इसके अलावा आप अपने आप को पैर डेली वॉश करने हैं, पैर आपको साफ रखने हैं, क्लीन रखने हैं, ड्राई रखने हैं, क्योंकि अगर वेट रहेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन का रिस्क, डैमेज का रिस्क जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद में वेट लॉस। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आप अपना 5 से 10% तक का वेट लॉस करते हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसके कारण से आपका शुगर कंट्रोल बेटर होगा और आप डायबिटिक न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है एक्सरसाइज। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप 30 से 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करें। वो ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, वो स्विमिंग हो सकती है, वो साइकिलिंग हो सकती है, वो योगा हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की आप एक्टिविटी एटलीस्ट 30 to 40 मिनट पर डे, एटलीस्ट 5 डेज पर वीक आप जरूर करें। इसके बाद में बात आती है LDL लेवल। आपको अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको LDL लेवल लेस देन 100 रखना है। तो आप बेटर कंट्रोल ऑफ LDL या कोलेस्ट्रॉल के बेटर कंट्रोल से, साथ में आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर का टारगेट लेस देन 130/80 रखना है। तो अगर आप ये सारे टारगेट आप अपने रखेंगे तो आप डायबिटिक न्यूरोपैथी को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई डायबिटिक न्यूरोपैथी की। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, क्या क्लासीफाई करते हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे मेन इज द प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। थैंक यू। Subscribe for more content.